नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन बुक में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पहले यूपीएसआई के एग्जाम में आ चुके हैं। यह है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास संख्या 11 है। इससे पहले मैंने आपको 10 क्लास करा दी है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह क्लास देख सकते हैं। तो आज की यह क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उल्लेखित है। आपको बताना है कि वे विषय जिन पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है वो किसमें उल्लेखित है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन संघ सूची में, बी ऑप्शन राज्य सूची में, सी ऑप्शन आपका समवर्ती सूची में और डी ऑप्शन आपका अवशिष्ट सूची में। तो वे विषय जिन पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार कानून बना सकती है वो किसमें है, वो है आपके समवर्ती सूची में। ठीक है भाई, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि जो समवर्ती सूची के अंदर विषय होते हैं उन पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है भाई। भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 के तहत भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकार के बीच कानूनी शक्तियों के बंटवारे के लिए तीन प्रकार की सूचियों की व्यवस्था की गई है। ठीक है भाई। भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 के तहत भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकार के बीच कानूनी शक्तियों के बंटवारे के लिए तीन प्रकार की सूचियों की व्यवस्था की गई है। कौन कौन सी है तीन प्रकार की सूची? एक है आपकी संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची। ठीक है भाई, ये तीन प्रकार की सूची है। जो आपकी संघ सूची है इसमें वर्तमान में कितने विषय है भाई? 100 विषय है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। जो आपकी राज्य सूची है इसमें वर्तमान में है 61 विषय। कितने हैं? 61 विषय है। और जो आपकी समवृत्ति सूची है इसमें वर्तमान में 52 विषय है। कितने विषय है भाई? 52 विषय है। तो ये आपको याद रखना है। इन तीनों सूची को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। कौन सी में? 7वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी अनुसूची में रखा गया है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में इन तीनों सूचियों को रखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 7वीं, बी ऑप्शन है 8वीं, सी ऑप्शन आपका 6ठी और डी ऑप्शन आपका 9वीं। तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध किस अनुसूची में है? वो है आपकी 7वीं अनुसूची में। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती है उनका उल्लेख किस अनुसूची में है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है प्रथम, बी ऑप्शन है द्वितीय, सी ऑप्शन आपका सप्तम और डी ऑप्शन आपका नवम। तो संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती है वो किसमें उल्लेखित है? वो है आपकी 7वीं अनुसूची में। किसमें है भाई? 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना ली गई है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका,
बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है कनाडा और डी ऑप्शन आपका यूनाइटेड किंगडम। तो आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां है वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो वो ली गई है आपकी कनाडा के। किससे ली गई है भाई? कनाडा के संविधान से ली गई है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है? ऐसे विषय जो ना तो संघ सूची में होते हैं, ना राज्य सूची में होते हैं और ना ही समवर्ती सूची में होते हैं। तो ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है भाई? संसद को होता है, केंद्र को होता है। ठीक है भाई, आगे समझ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के विधि निर्माण अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं ए बी सी, आपको इनमें से बताना है कि राज्य के विधि निर्माण अधिकारों के संदर्भ में कौन से सही है या कौन सा सही है। ठीक है, आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं। तो ए स्टेटमेंट है आपका, संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है अगर 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसद विधि पूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है अगर 2 या 2 से अधिक राज्य इसके लिए एग्री कर जाए। ठीक है भाई। बी स्टेटमेंट है आपका, संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता है उस पर लागू होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है भाई। सी स्टेटमेंट है आपका, संसद के पास ऐसे अधिनियमों को संशोधित अथवा निरस्त करने का अधिकार भी होता है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये आपके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए में दिया है केवल ए, तो ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है हमारा ए और सी, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है आपका ए और बी, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है ए बी सी, तो हमारे तीनों ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सी ऑप्शन है आपका अंतर्राज्य परिषद जिसको इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं और डी लोकपाल। तो आपको संवैधानिक निकाय बताना है कौन सा है इनमें से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतर्राज्य परिषद जिसको इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं। ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 में इसकी स्थापना का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कर कैसे लगाया जा सकता है या वसूल किया जा सकता है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 365, बी ऑप्शन है 245, सी ऑप्शन है 268 और डी ऑप्शन आपका 265। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में कर विधि का प्रावधान दिया गया है। ठीक है भाई। ठीक है भाई, कि कर कैसे लगाया जा सकता है, कर कैसे वसूला जा सकता है, वो सब किसमें दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद माल और सेवा कर परिषद मतलब जीएसटी परिषद से संबंधित है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 112, बी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 110, सी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 279 का ए मतलब 279 का ए और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 280। तो आपको बताना है कि जीएसटी परिषद से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 का ए ये किससे संबंधित है? ये है आपका जीएसटी परिषद से संबंधित। इसको भारतीय संविधान में 101 वे संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये आर्टिकल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के लिए अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में प्रावधान करता है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 280, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 284, सी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 282 और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 278। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 280। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 है इसके तहत जो वित्त आयोग है वो क्या है? एक अर्ध न्यायिक निकाय है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है।
प्रत्येक 5 वर्ष में। कितने वर्ष में? प्रत्येक 5 वर्ष में। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है, मतलब रिजर्व है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन आपका 3। तो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? तो वो है आपकी 0। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 0। पहले 2 सीटें आरक्षित थी। कितनी? 2 सीटें आरक्षित थी, जिनको राष्ट्रपति क्या करता था? नॉमिनेट करता था। लेकिन अब इस प्रावधान को हटा दिया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इस प्रावधान को क्या कर दिया है भाई? हटा दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन संसूची का हिस्सा है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, बी ऑप्शन आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, सी ऑप्शन आपका प्रकाश स्तंभ और डी ऑप्शन आपका आर्थिक और सामाजिक योजना। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ जो है ये किसका विषय है? ये आपका संसूची का विषय है। किसका है भाई? संसूची का विषय है। जो आपका ए ऑप्शन है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, ये किसका है? आपका समवृत्ति सूची का है। ये जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये भी किसका है? समवृत्ति सूची का विषय है। और जो आपका डी ऑप्शन है आर्थिक और सामाजिक योजना, ये भी किसका है? एक समवृत्ति सूची का हिस्सा है। ठीक है, तो ये तीनों किसके हैं? समवृत्ति सूची के विषय है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भाग 10 में, बी ऑप्शन आपका भाग 11 में, सी ऑप्शन आपका भाग 12 में और डी ऑप्शन आपका भाग 13 में। तो हमें बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। तो वो दिए गए हैं आपके भाग 11 में। ठीक है भाई, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग 11। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, पी और क्यू। आपको इनमें से बताना है कि केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में कौन सा सही है। ठीक है, पी है आपका संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, जो आपकी संघ सूची होती है उसके विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। जो आपका क्यू स्टेटमेंट है वो है आपका राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, ये गलत है। ठीक है भाई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार समवृत्ति सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती। तो ये वाला जो हमारा क्यू वाला स्टेटमेंट है ये हमारा गलत हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए में दिया है न तो पी और न ही क्यू, तो ये गलत हो जाएगा। बी में दिया है पी और क्यू दोनों, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा एक ही स्टेटमेंट ठीक है। सी में दिया है केवल पी, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14, सरकारीय आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, बी ऑप्शन आपका विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंध की, सी ऑप्शन आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की और डी ऑप्शन आपका संघ और राज्य के मध्य संबंधों की। तो जो आपका सरकारी आयोग था इसका गठन क्यों किया गया था? तो इसका गठन किया गया था संघ और राज्य के बीच के संबंधों की समीक्षा करने के लिए। ठीक है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, बी ऑप्शन आपका उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन आपका राज्यपाल और डी ऑप्शन आपका राष्ट्रपति। तो आपको बताना है कि राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है आपका राज्यपाल। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है केंद्र सरकार, बी ऑप्शन है राज्य सरकार, सी ऑप्शन है आपका जिला न्यायाधीश
और डी ऑप्शन आपका चुनाव आयोग। तो पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? वो लिया जाता है आपका राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो आपका पंचायत है ये किसका विषय है? ये है आपका राज्य सूची का विषय। किसका है? राज्य सूची का विषय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पंचायत चुनाव होते हैं। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है प्रत्येक 4 वर्ष में, बी ऑप्शन आपका प्रत्येक 5 वर्षों में, सी ऑप्शन आपका प्रत्येक 6 वर्षों में, और डी ऑप्शन आपका सरकार की इच्छा अनुसार। तो पंचायत का जो चुनाव होते हैं वो होते हैं आपके प्रत्येक 5 वर्षों में। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, बी संविधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, और डी एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये किससे संबंधित है? ये है आपका नगर पालिका से संबंधित। किससे है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो पंचायत से संबंधित है वो कौन सा संविधान संशोधन है? वो है आपका 73वां संविधान संशोधन। कौन सा है भाई? 73वां संविधान संशोधन है, जिसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, बी ऑप्शन है रोजगार बढ़ाना, सी ऑप्शन है लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, और डी लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो पंचायती राज का जो उद्देश्य है वो है आपका लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। ठीक है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ए अशोक मेहता समिति ने, बी बलवंत राय मेहता समिति ने, सी जीवी के राव मेहता समिति ने, और डी एल एम सिंघवी समिति ने। तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? वो की थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने की थी भाई? बलवंत राय मेहता समिति ने। आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कौन से है भाई 3 स्तर पंचायती राज के? पहला है आपका ग्राम पंचायत, दूसरा है ब्लॉक पंचायत, और तीसरा है आपका जिला पंचायत। ठीक है भाई, ये 3 स्तर है पंचायत के, ये आपको ध्यान रखना है। अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी? वो की थी 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? संस्तुति मतलब क्या होता है भाई? सिफारिश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है पिछले क्वेश्चन में, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करना, क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है भाई, क्या होगा इसका आंसर सही? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, बी ऑप्शन आपका ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, सी ऑप्शन आपका ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, और डी ऑप्शन आपका ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। जो आपका क्षेत्र पंचायत समिति है, इसको क्या कहते हैं? ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा इस क्वेश्चन का क्या आंसर ठीक हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 71वें, बी ऑप्शन है 72वें, सी ऑप्शन आपका 73वें, और डी ऑप्शन आपका 74वें। तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24,
ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल डैश वर्ष का होता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन आपका 4। तो ग्राम पंचायत के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है भाई? 5 वर्ष होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका अशोक मेहता समिति, बी ऑप्शन आपका इंद्रजीत गुप्ता समिति, सी ऑप्शन आपका सरकारिया आयोग और डी ऑप्शन आपका एन एन वोहरा समिति। तो केंद्र और राज्य के बीच के संबंध की जांच किसने की थी? तो वो की थी आपकी सरकारिया आयोग ने। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सरकारिया आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था भाई? 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।